नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक शो खर्चा पानी। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे अमीर और सुविधा संपन्न राज्य कौन सा है, तो जो दो तीन नाम आपके जहन में आएंगे उनमें एक होगा पंजाब। वही पंजाब जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वही पंजाब जिसकी इनकम, खर्च और सड़क, बिजली और दूसरी सुविधाओं को लेकर के उसकी जो तस्वीर है वो दूसरे राज्यों से बेहतर दिखती है। पंजाब का एक दूसरा पहलू भी है खेती किसानी का, जो पिछले एक साल से किसान आंदोलन के दौरान सुर्खियों में रहा। आज हम इसी पंजाब की बात करेंगे और उसके आर्थिक पहलुओं पे गहन चर्चा करेंगे। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. हमारे साथ हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीष कुमार, जिनसे जानेंगे कि पंजाब के आर्थिक आंकड़ों की सच्चाई क्या है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका खर्चा पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। सबसे पहले आप पंजाब की ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में हमारे व्यूअर्स को जरा बताएं और ये बताएं कि उसके और समाज आर्थिक पहलू क्या हैं। ये पंजाब का जब जिक्र आता है, आपने बिल्कुल सही अपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जब पंजाब का जिक्र आता है तो अगर आप हेल्थ का पैरामीटर ले लीजिए या फिर एजुकेशन का पैरामीटर ले लीजिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का पैरामीटर ले लीजिए या इनकम का लोगों का देख लीजिए, इन सभी में हिंदुस्तान के कुछ प्रमुख राज्य जहां पे स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखती है नंबर्स में, उनमें से है। लेकिन इन नंबर्स के पीछे की सच्चाई क्या है, इन नंबर्स के पीछे की बातें क्या है, उसके अंदर में इनइक्वालिटी कैसी है, उसका सोशल पक्ष कैसा है, ये तमाम सवाल अभी भी वहां पे बरकरार हैं, जैसा कि बाकी राज्यों में हिंदुस्तान के देश हम लोग देखते हैं। अगर आप हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ही बात करें, पंजाब लगातार बेहतर करता हुआ दिखता है। जो आखिरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उसके हिसाब से भी हिंदुस्तान के चौथे नंबर पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में पंजाब का जिक्र आता है। तो और जब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोल रहा हूँ तो उसमें इनकम का कंपोनेंट भी है, उसमें आपके हेल्थ के कंपोनेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के द्वारा, और एजुकेशन के भी पैरामीटर्स हैं उसमें। तो इन तमाम चीजों के आधार पे पंजाब एक बेहतर करता हुआ दिखता है, एटलीस्ट इन नंबर्स में। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है जिसको हम लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। पंजाब का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें माना जाता है कि खास करके पर कैपिटा इनकम के मामले में उसकी तस्वीर सबसे बेहतर है। तो जरा पंजाब की इकोनॉमिक के जुड़े जो इंडिकेटर्स हैं, जो आंकड़े हैं, उनसे जरा परिचय कराएं हमें। देखिए, पंजाब में सबसे बेहतर अभी नहीं है, लेकिन पंजाब हमारा जो एवरेज है ऑल इंडिया का लगभग उसके बराबर या उसके थोड़े ऊपर दिखता है। जैसे कि पर कैपिटा इनकम अगर आप लें तो लगभग कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर लें तो उसमें लगभग 1,55,000 करोड़ 55,000 प्रति व्यक्ति हिसाब से बनता है। तो प्रति व्यक्ति हिसाब से देख लीजिए। लेकिन हेल्थ एक्सपेंडिचर में जहां आपको एक तरफ ये दिखता है कि लोग पास में हॉस्पिटल्स का एक्सेसिबिलिटी है, लोग इलाज करवा सकते हैं, लेकिन फिर उसका अगर आप उसको डिवाइड करके देखिए प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के ऊपर में, तो पंजाब राज्यों में आता है जहां पे प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब आपके निजी जेब के ऊपर में हेल्थ का खर्च का बोझ आता है। अच्छा। वहां पे प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से ज्यादा है, और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है वो ऑल इंडिया एवरेज से भी ज्यादा है जी। मतलब अगर आपको स्वास्थ्य पे कुछ खर्च करना है पंजाब के अंदर में, उसको आपको अपने जेब से खर्च करना पड़ रहा है आज तक। आपने जब बात कही तो प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर की, तो क्या इससे ये मैसेज जाता है कि वहां पे जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं मेडिकल से रिलेटेड वो बेहतर नहीं है? क्या मैं उसका ये मतलब जाता है कि लोगों का डिपेंडेंस प्राइवेट जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर में ज्यादा है। लोगों अब इसके कई पहलू हो सकते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोगों की आमदनी है तो वो एक्सेस कर पा रहे हैं सरकारी की जगह पे प्राइवेट को, और प्राइवेट सरकारी को उतना इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है इस्तेमाल के द्वारा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी ये हो सकता है कि सरकार को एक मौके के तौर पे देख सकते हैं कि सरकार अपने आप को पीछे खींच रही है, जिससे लोग मजबूर हो रहे हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ इलाज के लिए बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही उसके हो सकते हैं। पंजाब, जैसा कि मैंने कहा कि कृषि को लेके दोनों तरह से चर्चा में रहा है, पॉजिटिवली भी, और अभी जो जो कुछ हमने देखा उसको लेके मैं चाहता हूं कि जरा पंजाब की जो उसके एग्रीकल्चरल डेटा हैं और जो कृषि से जुड़े जो है जो
क्राइसिस है जो उसकी, और तमाम तरह की जो हाल में चुनौतियां हुई हैं, इसको एक एज इकोनॉमिस्ट या एज एकेडमिशियन आप किस तरह से देखते हैं? और खास करके इस कॉन्टेक्स्ट में कि वहां पे जो जिस तरह से आप देख रहे थे, दो तरह की तस्वीरें थी, एक बहुत एफुलेंट क्लास का किसान है और दूसरा जो है कि एक बहुत ही संघर्षरत है जो सड़कों पे था। तो पहले तो आप वहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम और वहाँ के जो एग्रीकल्चर डेटा है उस पर जरा रोशनी डालिए, और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि पंजाब की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का, वहाँ के खेती किसानी का क्या महत्व है। बिल्कुल, ये पंजाब के बारे में जब जिक्र आता है, खासकर किसानों के आंदोलन के बाद में, तो कृषि के बारे में जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इसमें एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन मुझे लग रहा है कि जो लोगों को समझ में आ रहा है पंजाब के किसानों को लेकर के, या खासकर आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देख रहे हैं उसमें, तो लोगों को ये लगने लगा कि पंजाब में कुछ किसान हैं जो बड़े किसान हैं, वो आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये रही कि पंजाब के बहुत हद तक, लगभग पूरा का पूरा जो एग्रीरियन कम्युनिटी है उसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स भी बहुत हद तक शामिल है। तो सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। उसका कारण मैं आगे जब इस बारे में बातचीत करूंगा तो करके समझ में आएगा कि आखिर वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। बात ये है कि पंजाब के किसानी को समझने के लिए कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो लोगों से छुपे हुए भी हैं और लोगों के सामने आने चाहिए। और ये आज की सच्चाई है। हिंदुस्तान के आजाद हुए इतने दिन हो गए, पंजाब के बनने के बाद, पंजाब और हरियाणा जब अलग हुआ उसके बाद भी एक लंबा वक्त गुजर चुका है। और पंजाब में अगर आप शुरुआत करते हैं अगर खेती की जमीन से, पंजाब की आबादी में लगभग 32% हिस्सा दलितों का है। लेकिन आप पंजाब के एग्रीकल्चरल लैंड में लैंड होल्डिंग का अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 3% भी नहीं होता है दलितों का। इतनी बड़ी आबादी, उनके पास में खेती करने के लिए अपनी जमीन नहीं है। उसका कारण क्या है? या तो वो एग्रीकल्चर में मजदूरी के लिए उनको रहना पड़ेगा, या फिर उनको दूसरे सेक्टर में जाकर के काम करना पड़ेगा, या फिर दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ेगा, या कहीं बाहर जाकर। तो एक जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए था, और उसका एक सामाजिक पहलू है। और पंजाब के अंदर में ये चीज जरूर दिखता है कि किस तरीके से सामाजिक विषमता हमारे देश की कैसे आर्थिक विषमता में बदल जाती है। तो पंजाब उसका एक प्रोमिनेंट उदाहरण है। तो जाति का सवाल पंजाब के अंदर में लैंड की ओनरशिप के हिसाब से आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि 1/3 आबादी के पास में 3% भी जमीन नहीं है। और ये एक गंभीर सवाल है जिसको आने वाले वक्त में इस चीज के ऊपर में फोकस करने की जरूरत है, पॉलिसी मेकर्स को भी। और इसमें यह भी जरूरत है लोगों को समझने की कि आखिर जमीन का सवाल पंजाब जैसे इलाके में, जहाँ पे एक लार्ज स्केल कल्टीवेशन भी होता है, मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन होता है, उसके अंदर में रोजगार की कुछ अपनी लिमिटेशन है। हुआ क्या पंजाब में कि जो लोग वहाँ के निवासी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/3 आबादी वो मजदूरी करने के लिए मजबूर है कि उनके पास अपना कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। उनको एक कंपटीशन जो सस्ता वेज वर्कर है उनसे भी मिलता है, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं हिंदुस्तान के दूसरे इलाके, जैसे बिहार से कुछ लोग चले गए। अब तो जब मैं पिछली बार पंजाब में था, मैंने ये भी देखा कुछ बंगाली मजदूर भी वहां पे काम करते हैं। तो ये मजदूरी के सस्ता साधन के तौर पे उनको एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे दिखता है, जिसके कारण लोग इसको भी एम्प्लॉय करते हैं। तो ये एक मुद्दा वहां के जो टोटल जो उनका मजदूरों की संख्या, उस मजदूरों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, जिससे एक बार्गेनिंग पावर मजदूरों की कम होती है। इस सवाल को हम लोगों को करीब से देखना चाहिए कि किस तरीके से इस इनइक्वालिटी से किस वर्ग पे और किस जाति, किस समुदाय पे असर पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब पंजाब, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड के बाद के पंजाब को हम लोग बेहतर तरीके से जान रहे हैं, उसमें भी चीज हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनाइजेशन है, हाई यील्डिंग वेराइटीज है, बढ़िया किस्में वहां उगाई जाती हैं और वो सब एक्सपोर्ट होता है। उसमें किसानों का क्या होता है? जो किसान बड़ी संख्या में कृषि से जुड़े हुए हैं। अक्सर इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि इंडिया एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर में इंडिया का जो एक प्रमुख स्थान है, उसमें से बहुत हद तक इसमें कंट्रीब्यूशन पंजाब का है। और उसमें भी क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग जो किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें चावल का बहुत
ऊपर स्थान। चावल के मामले में भी अगर हम देखें, एक्सपोर्ट तो करता है हिंदुस्तान, एक्सपोर्टर्स, लेकिन वो जिस किसान से खरीद के जाता है, उस किसान को उस एक्सपोर्ट से क्या फायदा हो रहा है? पंजाब के किसान को जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो सीधा सीधा उनको मिल पाता है। उसके अंदर में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सपोर्ट करने वाले जो आइटम्स भी हैं, चाहे वो धान हो या फिर कुछ और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो, उसमें जो किसान का हिस्सा बनता है वो बाकी के जो लोग हैं उस एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम करने वाले, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, सप्लायर हो, इस तरीके तमाम लोगों का जो अर्निंग है पर यूनिट ज्यादा हो जाता है। तो ये भी एक विषमता अपने आप में है किसानों के जो काम करता है। दूसरा चीज ये कि पंजाब में जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, तो एक क्राइसिस का वहां पे कारण ये भी है कि खर्च का हिस्सा बहुत बड़ा है। अगर हम खर्च में इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को काउंट ना करें, संभवतः पंजाब में जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो हिंदुस्तान के एवरेज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा हो। सबसे ज्यादा जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो वो पंजाब होगा। और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के बाद भी अगर हम देखें तो भी मोर और लेस जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है पंजाब का बाकी हिंदुस्तान की तुलना में वो ज्यादा है। एक तीसरा पक्ष जो पंजाब की क्राइसिस, एग्रीकल्चरल क्राइसिस को बहुत स्टार्क तरीके से दिखाता है, वो है वहां के किसानों के ऊपर होने वाला कर्ज। कर्ज का बहुत बड़ा बोझ किसानों के ऊपर में है। इतनी आमदनी होने के बाद भी उनकी निर्भरता कर्ज के ऊपर में, इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लगभग 50% किसान कर्ज बोझ में दबे हुए हैं। पंजाब में एवरेज हिंदुस्तान से ज्यादा है, लगभग 55% के आसपास में बनता है। और इस तरीके से जो कर्ज का बोझ है किसानों के ऊपर में, उसके अंदर भी जो इनफॉर्मल लेंडिंग सिस्टम है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, ब्याज पे करना पड़ता है किसानों को, वो हिस्सा भी बहुत बड़ा है। जितना मैंने आपको बताया उसका लगभग 67%, 2/3 तकरीबन इनफॉर्मल सोर्सेज से भी लोग देते हैं कर्ज। और इनफॉर्मल सोर्स की मैं एक कहानी आपको बताऊं कि जो कमीशन एजेंट का एक सिस्टम जो पंजाब के अंदर में, जिसकी खामी भी है और खूबी भी है। खूबी के बारे में लोगों ने चर्चा किया, फार्मर्स आंदोलन के दौरान भी लोगों ने बहुत इस पर जिक्र किया, लेकिन उसकी एक खामी है। उसकी खामी ये है, अगर आप उसको लेंडिंग सिस्टम से जोड़ करके देखें तो होता क्या है कि किसानों को कमीशन एजेंट किसी भी किसी सीजन की शुरुआत से पहले कुछ पैसा एडवांस पेमेंट बोल करके देते हैं। उस एडवांस पेमेंट का वो इस्तेमाल करते हैं, अपने घर के खर्च में भी करते हैं और खेती किसानी करने में भी करते हैं। लेकिन जब वो किसान अपना सामान बेचने के लिए उस कमीशन एजेंट के पास में जाता है, तो वो बेसिकली जो आपको कमीशन एजेंट पैसा दे रहा है वो एक गारंटी के रूप में काम कर रहा है कि आप अपना फसल उसी कमीशन एजेंट को बेचेंगे, किसी और को नहीं बेच सकते। और जब आप बेचने के लिए जब उसके पास में पहुंच रहे हैं, वो जो आपको कमीशन दे रखा, शेयर दे रखा था, एडवांस पेमेंट दे रखा था, उस एडवांस पेमेंट पे 24% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज काट लेता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो जो कमीशन एजेंट जो सिस्टम है उसके अंदर में कमीशन एजेंट प्रोक्योरर के तौर पे या फिर एजेंट बिटवीन फार्मर और पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी, इसके बीच में पुल का तो काम करता है, जो कि अच्छा काम है। लेकिन अगर वो इनफॉर्मल लेंडिंग के दिशा से अगर आप उसको देखने की कोशिश करें, उसमें कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, कितना शोषण है, भी आपको दिख रहा है कि ब्याज का जो दर है वो लगभग 24% बन जाता है एनुअल। ये एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए है। फार्मर्स की सुसाइड की अगर आप बात करें तो जितना आप महाराष्ट्र के बारे में सुनते होंगे या फिर देश के तमाम राज्यों के बारे में सुनते होंगे, पंजाब के अंदर में भी किसान आत्महत्या करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण लेंडिंग है, कर्ज का बोझ है। और जिसके वजह से ऐसा तरह से ये कहना कि पंजाब के अंदर में खेती किसानी बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, वो कहना कुछ हद तक गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पे भी कुछ हद तक क्राइसिस है।
और यही चीज मैंने आपको कहा कि जो उनका कॉस्ट हिस्सा है, खेती किसानी के कॉस्ट का हिस्सा है पंजाब के अंदर में, वो इतना व्यापक है, उसके अंदर में किसान कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक कॉर्पोरेट कंसंट्रेशन आपको वहां पे भी दिखता है। आपको दिखता है कि किसी खास कंपनी का बीज आ रहा है, उसी कंपनी का फर्टिलाइजर भी आ रहा है, उसी कंपनी का एग्रोकेमिकल आ रहा है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल सही है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे किसान उस पूरा कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में, पंजाब के अंदर में खेती किसानी के अंदर में आपका हो सकता है कि उपज कम रह जाए, आपका फसल सही ना हो, ये डिसएडवांटेज फिर होने लगता है। उस कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में बने रहने के लिए किसानों को, जो एक दूसरे से भी कम्पीट करते हैं, उसमें रहने के लिए किसानों को इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो एग्रोकेमिकल्स हो। तमाम चीजों का जब वो इस्तेमाल करते तो जो उनका कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बहुत हद तक उनको राहत पहुंचाता है। अगर वो ना हो तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉस्ट का कंपोनेंट और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ऐसे सूरत में जो किसानों की आमदनी का एकमात्र जरिया बनता है वो है उनका इनकम साइड, उसको हम लोग फॉरवर्ड लिंकेजेस भी कहते हैं। बैकवर्ड लिंकेजेस में उनकी इंटरवेंशन करने का बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, वहां पे कुछ नहीं किया सकता। जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसमें क्या है कि खेती किसानी करने के बाद लोग जब जाते हैं अपना बाजार में सामान बेचने के लिए, उनके पास बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। उसमें से एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी भी है। और हिंदुस्तान का जब जिक्र आता है और पब्लिक प्रोक्योरमेंट का जब जिक्र करते हैं हिंदुस्तान के केस में, तो हम सभी लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर जगह एक जैसा पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं है। कहीं पे सरकार ज्यादा खरीदती है, कहीं से बहुत कम खरीदती है। उसमें पंजाब का एक जिक्र आता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा सरकारी खरीद होता है। लेकिन पंजाब के अंदर में भी ये बात बहुत कम लोग इस चीज को चर्चा में ला पाते हैं कि पंजाब के अंदर में भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट का एक विषमता है। जो आपका मालवा रीजन है, जो दोआबा रीजन है, माझा रीजन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अलग अलग जगह पे आप जाकर के अगर देखें तो अलग अलग अनुपात में होता है जो टोटल प्रोडक्शन होता है। मालवा रीजन में आपको दिखेगा लगभग 100% पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गया, जितना प्रोड्यूस हुआ उसका लगभग 100% हो गया। लेकिन माझा रीजन में अगर आप चले जाएं या दोआबा में चले जाएं, वहां पे आपको उतना ही उसी बराबर में नहीं दिखता है। उसका एक मैंने किसी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है। एक प्रोफेसर पंजाब के ही, उन्होंने मुझे बताया कि ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल लीडर जो है पंजाब के, वो मालवा रीजन से आते हैं। अच्छा। और उनका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो यही किसान है। और किसानों के फायदा का एकमात्र जरिया यही है कि सरकारी खरीद। अगर सरकारी खरीद ना हो, किसान बहुत संकट में चले जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और शायद यही वजह है कि जो आंदोलन था उसमें एमएसपी को लेके ही सारा विमर्श जो है घूम रहा था। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप खास तौर से रोशनी डालें कि, और ये जो आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सब्सिडी की बात कही कि ऐसे हालत में सब्सिडी एक बड़ा कंपोनेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मनीष जी, मैं चाहूंगा कि जरा सब्सिडी के कॉन्टेक्स्ट में भी और एमएसपी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा और एलाबोरेट करें कि क्या है मैं पहले आपके सब एमएसपी वाले सवाल को लेता हूं। तो एमएसपी के सवाल में ये चीज है कि जो भी लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो लैंड ओनर फार्मर्स हो, चाहे वो कमीशन एजेंट हो, इन सभी लोग कृषि से ही अपना साधन चला रहे हैं और अपना जीवन जो लाइवलीहुड है इसी से चला रहे हैं। और इसीलिए उनके लिए इस संकट को बचाने के लिए जो एकमात्र जरिया दिखता है वो है एमएसपी का। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉस्ट साइड में जो किसान है ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने हिसाब से नहीं कह सकता है कि फर्टिलाइजर का आप अगर 10 रुपया मांग रहे हैं, हम आपको 8 ही रुपया देंगे। किसान नहीं कह सकता है ये चीज। और किसान के पास में इस बात की भी संभावना बहुत कम है कि वो बाजार में जाए और कोई कंपनी वाला खरीदने के लिए आए अपना फसल, उससे वो कहे कि आप अगर 12 रुपया में खरीदना चाहते हैं तो हम इसको 14 रुपये में बेचें। उसकी भी संभावना बहुत ज्यादा कम होती है किसानों के पास। लेकिन जब सरकारी खरीद होने लगती है तो किसानों को एक शक्ति मिलता है, एक पावर मिलता है, एक बार्गेनिंग का स्कोप मिलता है कि उनके पास में एक ऑप्शन ये होता है कि एमएसपी के ऊपर में, एमएसपी मतलब रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि आपके खर्च जो आपने किया है उस खर्च का ख्याल रखते हुए एक कीमत तय की गई है।
और उस कीमत पे अगर आप बेचने के लिए चले जाते हैं, आपके पास में एक ऑप्शन के तौर पे रहता है, और पंजाब में वो व्यापक तरीके से मौजूद है। इसीलिए लोग एमएसपी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप कॉस्ट कम नहीं कर सकते हैं। अगर इनकम बेहतर चाहिए तो अगर आप किसी और को बेचना चाहें, वो नहीं कर सकते। उसके उदाहरण के लिए इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि एमएसपी या सरकारी खरीद क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पंजाब का ही उदाहरण लेकर के मैं आपको बताता हूँ। पंजाब बहुत बेहतर तरीके से जाना जाता है बासमती की खेती के, और उसमें भी जो हिमालय जो फुट रीजन है, निचला हिस्सा है, जो कि आपका ये माझा रीजन बन जाता है, अमृतसर तरन तारण, उन इलाकों में बासमती की खेती बहुत अच्छी होती है। बासमती ऐसा फसल है जो बाकी जगह पे आप तमाम कोशिश कर ले, उतना बेहतर किस्म का बासमती आप उगा नहीं पाते। बासमती ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से किया जाता है कि उसको एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, और उसमें कभी कीमत बहुत ऊपर है तो आपको फायदा है, बहुत नीचे है तो नुकसान है। उसका एक असर पड़ता है अगले साल के, मतलब इस साल अगर मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा मिल रहा है बासमती का, तो अगले साल फसल ज्यादा करेंगे लोग, और अगर कम है फसल भी अगले साल कम कर देंगे। तो ये दिखने को मिलता है। लेकिन इस फ्लक्चुएशन का, जो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस का फ्लक्चुएशन है, उस फ्लक्चुएशन का सीधा सीधा असर किसानों के इनकम पे भी पड़ता है। मैं 2018 में पंजाब के अमृतसर इलाके में घूम रहा था, किसानों से मिल रहा था। उस वक्त में किसान बहुत ज्यादा बासमती की खेती कर रखे थे, तो उन्होंने उस समय बताया कि पिछले साल अच्छी कीमत मिली तो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उससे एक साल पहले की स्थिति बताई, किसानों को जाकर के अपना जो सामान है वो किसी कमीशन एजेंट को ऐसे ही दे देना पड़ता था, आप इसको चलो बेच देना, और बेचने के बाद जो भी पैसा हो, उनको अपना लागत भी बहुत मुश्किल से मिल पाया। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, तो फायदा भी हो रहा है तो नुकसान भी होता है। अक्सर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की जब बात करते हैं तो किसानों के फायदे के बारे में बात करके उसको प्रचारित करते हैं, लेकिन जब उसका नुकसान होता है तो वो नहीं करते हैं। जो दूसरा पहलू ये है कि नॉन बासमती चावल जिसका सरकारी खरीद करती है, सरकार बासमती नहीं खरीदती है, सिर्फ जो नॉन बासमती राइस है या पैडी है उसको खरीदती है। उसके अंदर में मोर और लेस एक स्टेबिलिटी आपको दिखता है, एक स्थायित्व दिखता है प्राइस में हर साल। एमएसपी के बराबर या एमएसपी के आसपास में जो किसानों को कीमत मिल रही है, सभी किसानों को उसी के आसपास में होता है। दूसरा तरीका इसी चीज को समझने के लिए ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि मालवा रीजन में अब जो सरकारी खरीद है वो बहुत बेहतर है, माझा रीजन में उतना बेहतर नहीं है। अगर आप एक एवरेज किसान को नॉन बासमती के लिए, धान के लिए अगर आप तुलना करें इन दोनों जगह, आपको पता चलेगा जहां पे सरकारी खरीद होता है वहां पे खुले बाजार में भी किसान को अच्छी कीमत मिल रही है, और जहां पे सरकारी खरीद नहीं है वहां पे खुले बाजार में किसानों को कम कीमत मिल रही है, जबकि खर्च बराबर है। तो सरकारी खरीद या एमएसपी का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए बन जाता है, और इस बात को पंजाब के किसान बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं जी। तो ऐसा कोई भी पॉलिसी इस बार के बजट में कभी मैं जिक्र लाना चाहूंगा कि इस बार के बजट में फूड सब्सिडी घटा दिया गया, और फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी घटा दिया। ऐसी स्थिति में पंजाब जैसे जो एरिया है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उनको दोहरा नुकसान, कि वो फर्टिलाइजर का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर उनके लिए महंगा, क्वांटिटी में तो कोई फर्क होने वाला नहीं है। आज अगर आप 1 हेक्टेयर में जितना डाल रहे हैं यूरिया डीएपी जो भी, वो आप उतना ही डालेंगे अगले साल भी, उसमें तो कम नहीं करेंगे। लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर कम हो जाए तो आप जाहिर सी बात है उसका आपके जेब से जाने वाला है, किसान के जेब से जाने वाला है। दूसरी तरफ जब अगर आपका फूड सब्सिडी कम हो गया तो जिस कीमत पे आप बेच पा रहे हैं, या तो उसको सरकार क्वांटिटी में कम करे या फिर जो एमएसपी है उसको रेगुलेट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो दोनों ही तरफ से किसानों को नुकसान है, और उसका एक व्यापक प्रभाव वहां पे पड़ सकता है। आपका दूसरा सवाल था इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को लेकर के। हाँ, मैं थोड़ा सा, आपने जब सब्सिडी की बात की है तो मैं एक, अभी आप कह रहे थे जो कि चावल निर्यात और इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं,
मनीष जी, मैं इस बात पे जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा कि पंजाब में सब्सिडी, बिजली सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है, और इसके पीछे कहा जाता है कि एक तो पंजाब में बारिश नहीं होती, लेकिन वो आप जैसा कह रहे हैं धान का एक्सपोर्ट करने वाला राज्य है और अग्रणी राज्य है, तो इसका मतलब है कि पानी, धान जो है वो पानी से ही उगने वाला जो है उगने वाली फसल है। अब पानी कहाँ से आता होगा? जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है, और सब्सिडी चूंकि बिजली की सबसे ज्यादा वहां मिलती है, अब लगभग मुझे लगता है 7-8 हजार करोड़ सालाना बजट है, तो इतने बड़े व्यापक जो बिजली सब्सिडी है और अंडरग्राउंड कंजप्शन है पानी का, ये इस पे जरा आप रोशनी डालें कि इसके दूसरे जो इकोसिस्टम और जो ग्रीन टारगेट्स हैं उसको लेकर भी मुझे लगा काफी क्राइसिस है, और मैंने बाहर में भी विभिन्न विदेशों में इसको लेकर के चर्चाएं हैं। तो जरा इस क्राइसिस को भी आप मद्देनजर रखते हुए अपनी बात बताएं कि वहां पे क्या है सीन इसका, बिजली सब्सिडी का, और वहां पे जो अंडरग्राउंड वाटर को लेके भी प्रॉब्लम्स है। बाकी तो आपने जो सब्सिडी पे चीजें बताई हैं, वाकई लोगों की जो है वो आंखें खोलने वाली हैं, और वो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि क्या इस सब्सिडी की, पावर सब्सिडी की वजह से किसी तरह का वहाँ क्राइसिस है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें इसको लेकर के जो विद्वान लोग हैं उनके बीच में भी अलग अलग तरीके का मत है। मैं छात्र के रूप में जो उस चीज को समझता हूँ आज की तारीख में भी, मुझे कई बार लगता है कि बहुत जो कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं इसमें, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को दोष दे देते हैं बिल्कुल आंख बंद करके, वो एक तरीके से मिसलीडिंग कंक्लूजन है हमारा। मैं आपको इस चीज को बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसको कैसे देखें। ये बिल्कुल सही है कि धान की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। पानी आप बहुत हद तक ग्राउंड वाटर इरिगेशन करते हैं। ग्राउंड वाटर मतलब जमीन से पानी खींचने के लिए आपको पावर चाहिए, सरकार आपको उस पावर पे सब्सिडी देती है। और ये इस तरीके से लोग कंक्लूड ये करते हैं कि सरकार अगर सब्सिडी देना बंद कर दे तो लोग जमीन से पानी खींचना बंद कर देंगे, और जमीन से पानी खींचना बंद कर देंगे तो जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है, पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, वो जाना बंद हो जाएगा। ये कंक्लूजन से वो हो जाते हैं कि हम इकोलॉजी को फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे दो हिस्सों में इसको बांट करके आप देखिए। एक तो ये कि सरकार क्या मदद पहुंचा रही है किसानों को, और किसानों के पास क्या क्या रास्ते हैं। धान की खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है, और इसलिए ये बात बिल्कुल जरूरी है कि पंजाब के अंदर में कृषि को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है आज की तारीख में। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये कि उनकी निर्भरता, किसानों की निर्भरता जो धान के ऊपर में है, वो उसको वहां से थोड़ा सा ओरिएंटेशन उनका चेंज करने की जरूरत है, ताकि वो दूसरे फसलों के ऊपर में चाहे वो सब्जी लगाए, बाकी सारे चीज लगाए। ये चीज तब होगा जब उनको उतना ही रिटर्न मिले, उतना ही इनकम मिले, या उसी तरीके का सपोर्ट सिस्टम हो जितना आज उनके पास में धान के लिए अवेलेबल है। अक्सर क्या होता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर में, हम समस्या को देख करके सबसे कमजोर होता है उस समस्या से प्रभावित होने वाला, उसके लिए प्रोविजंस जो है उसको हटाने की बात कर देते हैं। दिक्कत ये है कि हम उनको जब हटाते हैं तो उससे पूरा का पूरा इकोनॉमी चौपट हो सकता है। इसका सही तरीका ये होगा कि उनको ऑल्टरनेटिव दिया जाए। अगर हम जिस फसलों में पानी की खर्च कम हो, अगर हम उस फसलों का सही तरीके से प्रोक्योरमेंट शुरू कर दें, तो नहीं हम दाल का प्रोक्योरमेंट बढ़ा सकते हैं पंजाब में, तो नहीं हम एक ऐसे सिस्टम की तैयार करके किसानों को दें जिसमें अगर वो साग सब्जी भी उगा रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी भी हो फसल के नुकसान के लिए, और उस सिक्योरिटी के साथ साथ में वो जब बाजार में पहुंचे तो उनको एक सही कीमत मिले। अगर हम इस तरीके का ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन उनको बना करके देते हैं, तभी जाकर के वो धान से निकलेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं उससे हो क्या रहा है कि हम उनको एक जगह से उजाड़ तो रहे हैं लेकिन दूसरी जगह बसाने का सोच भी नहीं, और यही हमारे पॉलिसी मेकिंग के अंदर में सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए समस्या ये नहीं है कि सरकार क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, समस्या ये है कि सरकार अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन उनको नहीं दे रही। इसीलिए इरिगेशन के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देने के लिए अगर सरकार वो न दे तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो एमएसपी प्राइस पे भी पंजाब की स्थिति ऐसी है कि आप पंजाब की तुलना करके देखिए हरियाणा के साथ, ठीक है। अगर आप इरिगेशन के ही ऊपर में खर्च देखें, हरियाणा देश के अंदर में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला है प्रति क्विंटल। अगर आप
कैलकुलेट करके देखें कितना खर्च होता है इरिगेशन पे हरियाणा के किसानों का। ऐसी स्थिति वहां पे भी बन जाएगी तो उसका असर ये होगा कि उनका जो इनकम है वो कम हो जाएगा। और किसानों की इनकम को आप कम करके मत आइए। किसानों का इनकम, मजदूरों का इनकम पूरा इकोनॉमी चलाता है। इकोनॉमी उन्हीं के पैसे से चलती है क्योंकि वो खर्च आपने करते हैं। सर आपने इकोनॉमी इनकम की बात की, किसानों की और मजदूरों की। मैं इससे जरा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि पंजाब में एक बड़ी आबादी है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। तो एक तो वहां पे वो मजदूरी करने को मजबूर है, इसके बाद भी बाहर से, यूपी से, बिहार से और तमाम जगहों से मजदूर वहां जाते हैं। तो इसका कंजप्शन करने वाला जो एक तबका है जो जो खेती पे निर्भर है, जिसके पास बहुत ज्यादा खेती है और जैसा कहा जाता है वहाँ बहुत बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास बहुत कई एकड़ में खेती होती है, उससे जुड़े हुए जो उनके घरों के युवा हैं, वहां भी कहानी है कि वो पंजाब में क्या ऐसी समस्या उनको पेश आती है कि वो कनाडा और तमाम जगहों पे भागने की फिराक में रहते हैं। तो पंजाब के जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, जरा पंजाब में रोजगार की क्या स्थिति है, इस पे भी जरा आप प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए, जो आपका ये जमीन के ओनरशिप को लेकर के जो सवाल है, जो मैंने शुरुआत में ही रख दिया, उसमें ये बात है कि जो दलित परिवार है, खासकर एक बहुत बड़ी संख्या में है, उनके परिवार के अंदर में भी अगर आप डायनेमिक्स देखें तो जेंडर कंपोजिशन भी आपको वहां पे दिखता है। जो परिवार के पुरुष हैं वो या तो पंजाब में या फिर जो आसपास के राज्यों में, जहाँ पे भी जो भी नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जैसे कि आप किसी को देखेंगे कोई होटल में जाके काम कर रहा है, कोई दूसरे सेक्टर में, सर्विस सेक्टर के किसी दूसरे हिस्से में काम कर रहा है। जो महिलाएं हैं वो मजदूरी करती हैं खेतों में जाकर के, या फिर वो घर पे ही किसी तरीके का जो होम बेस्ड वर्क होता है उस तरह का करती हैं। तो इस तरीके से वो अपने परिवार को चला रहे हैं। दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर में जो लोग आते हैं वो भी हद तक अपने अगर यूपी बिहार का आपने जिक्र किया ही, जो लोग वहां पे आते हैं वो उन्होंने जो मजदूरी काम किया, जो यूपी और बिहार के मजदूर हैं वो जिस मजदूरी पे काम करते हैं वो कम होता है उसकी तुलना में जो वहां पे अगर उनके एब्सेंस में जो एज हो। ऐसी स्थिति में क्या है कि ज्यादातर लोगों को ही एग्रीकल्चर के कामों के लिए लगाया जाता है, पंजाब और यूपी के मजदूरों को। उसके बाद ये भी सच्चाई है कि जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर में काम किए भी और अगर उनके परिवार में थोड़ी बहुत भी व्यवस्था हुई, एक कल्चर पंजाब का यह भी बना है कि लोग नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप के कुछ देशों में जाकर के वहां पे भी बस करके वहां पे भी काम कर रहे हैं। तो रेमिटेंस का एक जो हिस्सा है वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है पंजाब के मामले में। पंजाब संभवतः दूसरे या तीसरे नंबर पे है हिंदुस्तान में जहाँ पे जो रेमिटेंस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पहुंचता है। मनीष जी, एक चीज, जब आपने इतने व्यापक तरीके से सभी जो सामाजिक पहलू हैं उन पे आपने प्रकाश डाला, एक चीज बताएं कि अब जब चुनाव होने वाले हैं वहां पे ये तमाम पहलू, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो वहाँ बहुत मेजर या की रोल प्ले कर रहा है चुनाव में, या जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां थोड़ा संवेदनशील हैं या उसको उठा रही हैं? मैं सीधे तौर पे तो नहीं कहूंगा कि कौन सा इनमें से है जो वहाँ चुनावी मुद्दा है, लेकिन आपको लग रहा है कि जितनी बातें हम लोगों ने की इनमें से खास करके किसानी के संदर्भ में ये वहाँ है, होगा चुनावों को लेकर के, या पॉलिटिकल पार्टियों के अपने एजेंडे में, या जो उनके अपने मैनिफेस्टो हैं वो आज की डेट में वो जी? किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि जो खेती किसानी के बहुत सारे इंटीग्रिटीज हैं जिसमें उसके कुछ गंभीर और डार्क पार्ट भी हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। खासकर जैसे कर्ज का मामला मैंने उठाया, एक कर्ज का मामला, और उसमें भी जो इनफॉर्मल लेंडिंग सिस्टम बना हुआ है पंजाब के अंदर में, उसको रेगुलेट करने का कोशिश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। उससे बहुत हद तक वो खेती किसानी के जो क्राइसिस हैं, पंजाब स्पेसिफिक क्राइसिस जो है खेती किसानी का, उसको एड्रेस किया जा सकता है। दूसरा चीज ये कि ये संवेदनशील है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, और मेरे हिसाब से ये कहना भी गलत है कि सरकार को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी नहीं देना चाहिए। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने ये जो नया जो रिफॉर्म बिल ला रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म बिल, उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आपकी बात सही है
कि वो वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से बन रहा था। नहीं, ये बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है। बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र करते हैं, खासकर वो जो एग्रीकल्चर में है नहीं, दूसरे सेक्टर में है। उनको ऐसा लगता है कि एक तरीके से उनके साथ में तुलनात्मक रूप से बुरा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा पैसा देना पड़ता है वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी, और एक चीज हम लोगों को और भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर सब्सिडी के लिए तमाम तरीके की एग्रीकल्चर सब्सिडी, चाहे वो फर्टिलाइजर के हों, इलेक्ट्रिसिटी के हों, कोई भी सब्सिडी किसान के जेब में नहीं जाता है। जी बिल्कुल। ये मैं अक्सर कहता हूं, जो सब्सिडी किसान को दिया जा रहा है वो सब्सिडी आपके और हमारे पेट में चला जाता है अनाज के रूप में। अगर वो सब्सिडी नहीं होगा तो अनाज फिर महंगा होगा। तो किसान अपने पास में होल्ड करके नहीं रखता है सब्सिडी, तो सब्सिडी उसी तरीके से उसका जो फायदा है वो आगे की तरफ बढ़ा देता है। मनीष जी, जो लैंड होल्डिंग का सोशल जो कंपोजिशन है, इस पे भी मेरे ख्याल से थोड़ा गहराई से और जाने की जरूरत है। हमारे व्यूअर्स को जरा आप इस पे भी जरा प्रकाश डालें, क्या है? नहीं, आपका जो मूल सवाल था कि पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से, उस पे मैं ये कह रहा था कि लैंड होल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है पंजाब के अंदर में, उसको भी इस बार मैं उम्मीद ये करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना जानता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि कौन किस तरीके से इसको लेगा, लेकिन लैंड होल्डिंग जो पैटर्न पंजाब के अंदर में है आज की तारीख में, और लोगों का जिसपे उस पे जीवन निर्भर करता है, वो एक बहुत ही बायस्ड है। उसका एक जो सोशल डायरेक्शन है वो खुल करके दिखता है। दलित एक तिहाई होते हुए भी उनका ओनरशिप लैंड के ऊपर में नहीं है, एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास में नहीं है जहाँ से वो पैदा करके उपज करके उसमें अपना कर सके। इसलिए इस सवाल को, जो जाति का सवाल है और खासकर किसानी के अंदर में जो जाति का सवाल है, वो सवाल भी एक महत्वपूर्ण सवाल होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों के लिए, अगर वो सही में पंजाब के बेहतरी के लिए सोचना चाहते हैं तो। ये है। चलिए मनीष जी, आप हमारे शो में आए, आपने पंजाब के किसानों पे वहाँ की जो खेती व्यवस्था है, सब्सिडी है, और जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज हैं, एजुकेशन भी आपने थोड़ा बहुत कहा, रोजगार को लेकर आपने बात की। मुझे लगता है वहाँ के सामाजिक पहलुओं पे हमने बहुत ही एक बेहद चर्चा की, और आपके माध्यम से हमारे व्यूअर्स जो पंजाब की इकोनॉमी है, वहाँ के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसको काफी हद तक समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। आप हमारे खर्चा पानी शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का खर्चा पानी। अगले अंक तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।